हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्टफ। फरवरी के एंड तक वी आर टारगेटिंग द 1000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन एंड अचीविंग दैट वी नीड योर सपोर्ट। एंड आपको कैसे सपोर्ट करना है? एक तो खुद सब्सक्राइब करना है चैनल को, और यू हैव टू शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड देयर बाय सजेस्टिंग देम टू आल्सो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट दे कैन आल्सो गेट द बेनिफिट। आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोकेमिस्ट्री यूनिट। और बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा यूनिट है जिससे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डरते हैं, टफ लगता है, डरावनी सब्जेक्ट लगता है, और जेन्युइनली ये लगता भी है सबको। लेकिन एक बार जब हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, सही ढंग से समझ पाते हैं, फिर बायोकेमिस्ट्री भी बाकी यूनिट्स की तरह आसान ही लगता है। और हम बायोकेमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे से CSIR प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो CSIR के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट मी गिव यू ए रफ आइडिया कि अगर पार्ट बी की बात करें, अगर पार्ट बी की बात करें, 3 से 4 क्वेश्चंस पार्ट बी से पूछे जाते हैं जो कि कैरी करते हैं 2 मार्क। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। एंड पार्ट सी के अंदर 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। इट मींस 6 क्वेश्चंस के अराउंड पार्ट सी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैरिंग द 4 मार्क्स ईच, एंड इन द पार्ट बी 3 to 4 क्वेश्चंस ईच कैरिंग द 2 मार्क्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमें कितना आना चाहिए एग्जाम हॉल में? हाँ, अगर हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सारे क्वेश्चंस एक गिवन यूनिट में करना CSIR जैसे एग्जाम के अंदर थोड़ा टफ रहता है। कोई भी स्टूडेंट अभी तक मैंने नहीं देखा है कि जिसने एवरी सिंगल यूनिट के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व किए हो, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ही वैसा है कि सारे क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो क्या टारगेट रहना चाहिए? अगर हम पार्ट बी में से 2 क्वेश्चन ही सक्सेसफुली कर पाते हैं, दैट मीन्स 2 into 2, क्योंकि हर क्वेश्चन का 2 मार्क है, तो 4 मार्क्स आप हासिल कर सकते हो। और पार्ट सी के अंदर अगर आप 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही सक्सेसफुली कर पाते हो, दैट मीन्स 3 into 4 इक्वल टू 12 मार्क्स। टोटल हो गए 16 मार्क्स एक यूनिट के अंदर। एंड if you are gaining the 16 marks in biochemistry type of unit, then you have achieved your goal. You have successfully understood the topic. तो इतने मार्क्स अगर आप ला सकते हो तो हमारा भी एम यही रहेगा कि बायोकेमिस्ट्री में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम से कम इतने मार्क्स तो हमें आने चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर। अगर इतने मार्क्स आते हैं, बहुत बढ़िया है। नाउ वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। द फर्स्ट टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, मैंने यहां पे लिख के रखा है, यू कैन सी। हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, फिर लिपिड्स पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, द न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम काइनेटिक्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड विटामिन्स। ये सारा हमारे अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये सिलेबस दिया गया है, और इन्हीं सब चैप्टर्स के अंदर इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होपफुली हम सही ढंग से पढ़ेंगे और we will be able to solve the questions. सबसे पहला वाला टॉपिक, that is carbohydrates. इस लेक्चर के अंदर we will talk about the carbohydrates, और इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमारे से क्वेश्चन बनने चाहिए, that's our ultimate aim. तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो these are polyhydroxy aldehydes are ketones. Polyhydroxy aldehydes are ketones are called the carbohydrates. क्या मतलब हुआ इसका? कि एक कार्बन स्केलेटन होगा, उस कार्बन स्केलेटन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्सी मीन्स OH, और उस कार्बन स्केलेटन के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, या तो उस
स्केलेटन के साथ एक एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, या उस कार्बन स्केलेटन के साथ कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? CHO, यह है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एंड कीटोन मीन्स CO. So you will be having a man carbon skeleton chain along with the multiple hydroxyl groups, and if the aldehyde group is attached, then that will be called as polyhydroxyaldehyde, and that will be defined as a carbohydrate. And if we have the main carbon skeleton along with the multiple hydroxyl groups, if that carbon skeleton is attached with the functional group ketone C double bond O, we will call that polyhydroxyketone, and that will also be one of the carbohydrate. So carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? वाई? बिकॉज अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को समझें, उसका स्ट्रक्चर देखें, यह है वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहता है? एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का रेशियो 2 रहता है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 रहता है। दिस इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इन ए गिवन वाटर मॉलिक्यूल। यही रेशियो 2:1 ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज जनरली फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मेनली बने होते हैं, और इन कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ये इसी रेशियो के अंदर पाया जाता है 2:1 जनरली। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बिकॉज रेशियो वाटर जैसा रहता है। जो वाटर के अंदर H:O का रेशियो है, यही रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रहता है, दैट इज 2:1। ठीक है यहां तक। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है, इनको हम नॉर्मली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि हमें पता है, बेसिक्स है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। नाउ वी विल dig in inside and we'll try to know the exact mechanism and exact things about carbohydrates. Classification, यहां से मैं लिखता हूं, एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक यूनिट के बने होते हैं। मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एक यूनिट के बने होते हैं। सो मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड सिंपल शुगर्स, कॉल्ड एज simple sugars, and these monosaccharides they cannot be hydrolyzed further. Why? Because ये खुद एक ही यूनिट के बने होते हैं, तो उस यूनिट को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते। ओलिगोसैकेराइड्स, जब कोई कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स का बना हो, दो से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, मान लो मैं कुछ मोनोसैकेराइड यूनिट्स को डालता हूं, 1 2 3 4 5, मान लो ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं और ये आपस में जुड़ के बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड।
और इस ओलिगोसैकेराइड में जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड रहता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। नेक्स्ट इज द पॉलीसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। सो पॉलीसैकेराइड्स कंटेन hundreds or thousands of monosaccharide units. Or polysaccharides are not the real sugars. Keep it in mind. Not real sugars. Why? Because they are not sweet in taste. आगे हम पढ़ेंगे स्टार्च, उसके अंदर तो स्वीट टेस्ट होता नहीं है, ठीक है जी। वो हम पॉलीसैकेराइड जब पढ़ेंगे तब डिटेल में लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि पॉलीसैकेराइड्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं और इनको हम रियल शुगर नहीं कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर द रियल शुगर्स एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इन तीन कैटेगरीज में से पहले मोनोसैकेराइड्स को डिटेल में लेंगे। ये है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ये 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। 2 कार्बन का कोई मोनोसैकेराइड आपको नहीं मिलेगा, 1 कार्बन का कोई मोनोसैकेराइड यू विल नॉट फाइंड। So, if you will find the simplest monosaccharide, that will be having minimum of 3 carbon skeleton. ठीक है जी। इसका मतलब हुआ कि मोनोसैकेराइड्स हमेशा 3 कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं। So, कौन सा मोनोसैकेराइड होगा या उस मोनोसैकेराइड को हम क्या कहेंगे जिसके अंदर 3 कार्बन का स्केलेटन होगा, उसको हम कहते हैं ट्रायोस। ज्यादा होंगे तो ट्रायोसिस, ठीक है जी। ये ट्रायोस है। ट्रायोस का मतलब है 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड। नाउ इस ट्रायोस के अंदर 2 तरह के मोनोसैकेराइड्स होंगे। एक ऐसा ट्रायोस होगा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रहेगा और एक ऐसा ट्रायोस होगा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहेगा। बिकॉज डेफिनेशन देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड होता है और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमने सबसे सिंपल वाला लिया ट्रायोस मोनोसैकेराइड के अंदर 3 कार्बन वाला, और इस ट्रायोस के अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे एल्डोस का, यानी जिसके अंदर एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, और एक कीटोस का जिसके अंदर कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। यहां से एल्डोस, कीटोस। एल्डोस मीन्स जिसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, और कीटोस मीन्स जिसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्डोस हमें ऐसा लेना है जो ट्रायोस होगा, लेकिन 3 कार्बन वाला। एग्जांपल क्या है एल्डोस के अंदर जो कि ट्रायोस है? ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड। और कीटोस के अंदर यानी ट्रायोस कीटोस के अंदर कौन सा एग्जांपल है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो अब हम पहले ग्लाइसरल्डिहाइड को लेते हैं। यह है ग्लाइसरल्डिहाइड। आप देख सकते हो कार्बन 1 पे ही फंक्शनल ग्रुप कौन सा है?
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तभी एल्डोस कहलाता है। चूंकि 3 कार्बन का स्केलेटन है तभी ट्रायोस है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ए एल्डोस, बट एल्डोस इटसेल्फ इज ए ट्रायोस, क्योंकि 3 कार्बन का स्केलेटन है। अब आपको मुझे एक बात बतानी है, यू हैव टू नो व्हाट इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होता क्या है, यहीं से मैं पहले आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं व्हाट इज कायरल कार्बन। ये जो कार्बन है, अगर ये कार्बन इन 4 बॉन्ड्स के जरिए से 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ जाता है, तब इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये H है, ये OH है, ये CH3 है, एंड दिस इज द CH2OH। एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। You can see through this bond it is attached to the hydrogen, it's a different structure. OH is a different structure, CH3 is a different structure, CH2OH is a different structure. इसका मतलब हुआ ये 4 जो ग्रुप्स हैं जिनके साथ कार्बन जुड़ चुका है 4 बॉन्ड्स के थ्रू, ये चारों के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तब हम इस कार्बन को कायरल कार्बन कह सकते हैं। सो दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। अब यहां देखो, ये जो कार्बन है ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर, जो कार्बन नंबर 2 है, यहां से H के साथ जुड़ा है, यहां से OH के साथ जुड़ा है, CH2OH के साथ जुड़ा है, CHO के साथ जुड़ा है। क्या ये 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इनमें से कोई रिजेंबल करता है? नो, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोक्सिल, दिस इज CHO, दिस इज CH2OH। इसका मतलब है ये कार्बन 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स या 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ चुका है। देयरफॉर दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन। सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। इसी स्ट्रक्चर का मैं और एक आइसोमर बना सकता हूं। ये CHO है, ये C है, ये OH है, ये H है, CH2OH है। मुझे बताओ, कोई डिफरेंस तो एज सच नहीं आ रहा है, बट इस कायरल कार्बन पे इस कंपाउंड यानी इस फॉर्म के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड की ओर था, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन के राइट साइड की ओर है। व्हाट डज वी गेट फ्रॉम दिस? कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स हो सकते हैं। आपको यह बात याद रखनी है कि कायरल कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाएं की ओर होता है, इस फॉर्म को हम L फॉर्म कहते हैं। और अगर कायरल कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, यहां पे चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल है कायरल कार्बन पे, इस कायरल कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर ये राइट साइड की ओर है, तो इस फॉर्म को हम D फॉर्म कहते हैं। कैपिटल D कैपिटल L, ये है कैपिटल D, ये है कैपिटल L फॉर्म। ठीक है, कैपिटल D कैपिटल L, कैपिटल D एंड कैपिटल L, दे रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, दे रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखो जी, कैपिटल डी से आपको यह नहीं समझना है कि यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कैपिटल एल से यह नहीं समझना है कि इट इज अ लिवर रोटेटरी, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ और होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कुछ और होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज समथिंग डिफरेंट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज समथिंग डिफरेंट। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका मतलब है ये आइसोमर्स दिखा सकता है, ये स्टीरियो आइसोमर्स दिखा सकता है। ठीक है, इसने 2 स्टीरियो आइसोमर्स दिखाए, कौन कौन से? डी फॉर्म, एल फॉर्म। व्हाट इज डी फॉर्म? जब कायरल कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप राइट साइड की ओर हो, डी फॉर्म, और जब कायरल कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड की ओर हो, एल फॉर्म। दीज 2 आर आल्सो कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स, जो कि हम अलग सेपरेट टॉपिक लेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि ये जो 2 आइसोमर्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स, डी एंड एल फॉर्म। तो डी से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बिकॉज डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम स्मॉल डी से, यहां पे मैं लिखता हूं स्मॉल डी और स्मॉल एल। स्मॉल डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल मीन्स लिवर रोटेटरी। स्मॉल डी का मतलब होता है, अगर एक कंपाउंड मान लो स्मॉल डी मैं लिखता, इसको मैं स्मॉल डी लिखता, फिर इसका मतलब यह हो जाता कि अगर हम इस ग्लिसरॉल्डिहाइड पे
इसको एक सोल्यूशन में रखते और उस सोल्यूशन के ऊपर प्लेन पोलराइजर लाइट को डालते। वो प्लेन पोलराइजर लाइट उस सोल्यूशन के अंदर इस कंपाउंड को क्लॉकवाइज की ओर मूव कराता। तो इसका मतलब था कि ये डी फॉर्म था, स्मॉल डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट मैंने कैपिटल डी लिखा। कैपिटल डी हैज नथिंग टू डू विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्मॉल डी इज द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। याद रखें, इट इज स्मॉल डी स्मॉल एल, लेकिन यहां पे कैपिटल डी कैपिटल एल है। कैपिटल डी कैपिटल एल मीन्स एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डी स्मॉल एल मीन्स ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे स्मॉल डी स्मॉल एल। तो ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप राइट साइड की ओर है, डी फॉर्म, ये है एल फॉर्म। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इस तरह हम लिखते हैं CH2OH। ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सबसे पहले कीटोस है, क्योंकि मैंने पहले लिखा ये एल्डोस के अंदर एग्जांपल है, ये कीटोस के अंदर एग्जांपल है। कीटोस क्यों है? क्योंकि सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, C डबल बॉन्ड O इज ए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। फिर ट्रायोस क्यों है? क्योंकि 3 कार्बन का स्केलेटन है। यहां तक बात ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर हम डी एंड एल फॉर्म लिख सकते हैं? क्या यह स्ट्रक्चर एनेंटियोमर्स दिखा सकता है? क्या यह स्ट्रक्चर स्टीरियोआइसोमर्स दिखा सकता है? आपको यह बात जहन में रखनी है, फिक्स करनी है कि आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, ओनली वो कंपाउंड दिखा सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट दिखा सकता है जिसके अंदर मिनिमम एक कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन का होना बड़ा लाजमी बनता है टू शो द स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एटलीस्ट एक होना चाहिए, अगर ज्यादा हुए अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ऑफ 1 कायरल कार्बन शुड बी देयर। अब हम देखते हैं कि क्या ये कार्बन कायरल है। आप देख सकते हो एक बॉन्ड के साथ ही इसके साथ जुड़ा है CH2OH के साथ, ठीक। यहां से CH2OH के साथ, ठीक। यहां से डबल बॉन्ड O। पहले आप देखो, ये इन दोनों बॉन्ड्स के साथ एक ही ग्रुप के साथ जुड़ा है। यहां पे भी CH2OH, यहां पे भी CH2OH। यहां से ही हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि यही कार्बन 2 बॉन्ड्स के साथ सिमिलर ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ चुका है। तो ये कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कायरल कार्बन का मैंने बताया था कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। यहां पे ये 2 तो सेम है और 2 बॉन्ड सिमिलर ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुके हैं, तो दिस इज नॉट द कायरल कार्बन। क्या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन स्टीरियो आइसोमर्स दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कोई कायरल कार्बन ही नहीं है। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है। सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन does not show stereo isomerism / optical isomerism। ठीक है, ये नहीं दिखा सकता। और इसके अंदर हम डी एंड एल फॉर्म भी नहीं लिख सकते, क्योंकि डी एंड एल फॉर्म हम तभी लिख सकते जब कायरल कार्बन होता। फिर हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को या तो राइट साइड में लिखते या लेफ्ट साइड में लिखते। जब कायरल कार्बन है ही नहीं, तो हमें फिर इस ग्रुप के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है जी। सो इट डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको यह बात यहां याद रखनी है कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा सकता है। मैंने अभी बोला कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल डज नॉट रिप्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा ही नहीं सकता। आगे हम देखेंगे कि यही मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा, तब हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी एंड स्मॉल एल से। अभी मैंने कैपिटल डी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है, सो इट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हमने लिया ट्रायोस, 3 कार्बन का स्केलेटन। इसके अंदर हमने एक एल्डोस वाला लिया, जिसके अंदर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप रहता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल। फिर कीटोस लिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का एग्जांपल। ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा और डी एंड एल फॉर्म देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन है। कीटोस के अंदर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को एग्जांपल में लिया और इसके अंदर कायरल कार्बन तो होता नहीं है, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ ट्रायोस। अब हम पढ़ते हैं टेट्रोस।
अब हम टेट्रोस को लेते हैं। ये भी एक मोनोसैकेराइड है, लेकिन टेट्रोस के अंदर 4 कार्बन का स्केलेटन रहता है। टेट्रोस के अंदर भी हम एक एल्डोस को लेंगे और एक कीटोस को लेंगे। ये है एल्डोस और ये है कीटोस। एल्डोस के अंदर जो एग्जांपल लेंगे हम टेट्रोस के अंदर, ये है एरिथ्रोस, और कीटोस के अंदर जो एग्जांपल लेंगे वो है एरिथ्रोलोस। ठीक है, अब हम एरिथ्रोस को पहले ड्रा करते हैं। CHO H OH H OH CH2OH। CHO ठीक है। एल्डोस के अंदर हम सबसे पहले एरिथ्रोस को लेते हैं। एरिथ्रोस एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, 1 2 3 4 कार्बन, और चूंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तभी एल्डोस है। अब क्या ये एरिथ्रोस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? क्या इस एरिथ्रोस के अंदर कायरल कार्बन है? देखते हैं। सबसे पहले हम इस कार्बन को लेते हैं। ये कार्बन यहां से H के साथ जुड़ा है, यहां से OH के साथ जुड़ा है, यहां से CHO के साथ जुड़ा है, और ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को आप सिर्फ कार्बन को इन्वॉल्व नहीं करना, इस बॉन्ड के साथ जितना भी रेस्ट ऑफ ग्रुप होता है, जस्ट कंसीडर दैट इस बॉन्ड के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये वाला, ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप इस बॉन्ड के साथ जुड़ा है। सो एक तरफ से ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर, एक तरफ से H OH एंड CHO, इसका मतलब है ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। इस कार्बन को देखते हैं, यहां से CH2OH, ठीक है, यहां से H, यहां से OH, 3 बॉन्ड्स में तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, और जो फोर्थ बॉन्ड है इसके पास भी एक इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखो इस बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, पूरा का स्ट्रक्चर ये, जिसमें C है, H है, CHO है, OH है, तो ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इस फॉर्म को हम D फॉर्म बोलें कि L फॉर्म बोलें। हम इस कायरल कार्बन को एज ए रेफरेंस पॉइंट लें या इस कायरल कार्बन को रेफरेंस पॉइंट लें? यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर आपको एक से ज्यादा कायरल कार्बन देखने को मिलते हैं, तब आपको जो लास्ट वाला कायरल कार्बन मिलेगा स्ट्रक्चर के अंदर, उस लास्ट वाले कायरल कार्बन को आपको एज ए रेफरेंस कार्बन लेना है, और उसी कार्बन के राइट और लेफ्ट साइड में देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर है। अगेन यहां पे ये कायरल कार्बन नंबर फर्स्ट है, और तो कार्बन नंबर फर्स्ट ये है, लेकिन कायरल कार्बन नंबर फर्स्ट ये है, यह कायरल कार्बन नंबर सेकंड। क्योंकि ये तो कायरल कार्बन है ही नहीं, तो सेकंड ही फिर लास्ट बनता है, क्योंकि 2 ही है तो दूसरा वाला लास्ट बनेगा। इस कायरल कार्बन को एज ए रेफरेंस पॉइंट लो, और फिर देखो इस कायरल कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो राइट साइड की ओर है कि लेफ्ट साइड की ओर है। देखते हैं इस कायरल कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा है वो लेफ्ट साइड की ओर है, तो कौन सा वाला फॉर्म होगा? L वाला फॉर्म। तो दिस इज द L फॉर्म। इसमें देखो क्योंकि ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लास्ट वाले कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां की ओर अटैच्ड है? राइट साइड की ओर। सो दिस इज D फॉर्म। सो एरिथ्रोस के अंदर टोटल कितने कायरल कार्बन है? 1 2, क्योंकि इसका आइसोमर है, आइसोमर के अंदर ज्यादा चीजें चेंज नहीं होती है, बस 3 डायमेंशन के अंदर, 3D स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स का थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी केमिकल फॉर्मूला सेम रहती है। तो एरिथ्रोस के अंदर 2 कायरल कार्बन लिखता हूं मैं, कंटेन्स 2 कायरल कार्बन। ठीक है, यहां तक इन्हीं फॉर्म्स को हम एनेंटियोमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म में। ये है एरिथ्रोस का एग्जांपल। अब हम लेंगे एरिथ्रोलोस का एग्जांपल। एरिथ्रोलोस क्या है? कीटोस।
इसका मतलब है कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन वाला। इसके अंदर देखो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप था, तभी एल्डोस के अंदर अंदर रखा। नाउ एरिथ्रोस, एरिथ्रोस के अंदर CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CH2OH। ठीक है, यहां से CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, H, CH2OH। अब हम इस कंपाउंड को देखते हैं। एरिथ्रोस, एरिथ्रोलोस है, ये एरिथ्रोस था। तो इस एरिथ्रोलोस के अंदर 4 कार्बन का स्केलेटन है, तभी टेट्रोस है। और हम देखते हैं कि इस एरिथ्रोलोस के अंदर क्या कोई कायरल कार्बन है। सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं। ये कार्बन पहले ही 2 बॉन्ड्स के साथ सिमिलर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। इसका मतलब है 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ ये जुड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड्स के साथ तो ये सिमिलर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ये तो कायरल कार्बन हो नहीं सकता। ये तो कायरल कार्बन नहीं है। इसको देखो, ये कायरल कार्बन है क्या? यहां से इस ग्रुप के साथ जुड़ा है, यहां से OH के साथ, यहां से H के साथ, यहां से इंटायर इस ग्रुप के साथ। ये कार्बन कायरल है। क्योंकि इस एरिथ्रोलोस के अंदर एक ही कायरल कार्बन है, तो उसी कार्बन को एज ए रेफरेंस कार्बन लो और देखो राइट साइड की ओर फंक्शनल ग्रुप है कि लेफ्ट साइड की ओर फंक्शनल ग्रुप है। ये जो कायरल कार्बन है, इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है OH, वो लेफ्ट साइड की ओर है। तो कौन सा फॉर्म होगा? एल फॉर्म। क्योंकि ये कायरल कार्बन तो था नहीं, ये था। OH group is attached to the right side, so this is the D form। यहां से आप एक चीज को कंक्लूड कर सकते हो कि एल्डोस जो है, इसके अंदर यहां पे 2 कायरल कार्बन थे अगर एरिथ्रोस की बात करें, और कीटोस के अंदर 1 कायरल कार्बन है। इसका मतलब हुआ जब भी हम एल्डोसिस की बात करते हैं, उनके पास कीटोसिस से एक एक्स्ट्रा कायरल कार्बन होता है, एक एक्स्ट्रा कायरल कार्बन होता है। देखो कीटोस के अंदर, फिर एग्जांपल कोई भी लो लेकिन कीटोस होना चाहिए। अगर यहां पे 1 कायरल कार्बन है, एल्डोस के अंदर देखो 2 कायरल कार्बन। इससे पहले वाले एग्जांपल के अंदर देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड एक एल्डोस था, उसके अंदर कितने कायरल कार्बन थे? 1। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक कीटोस था, उसके अंदर कितने कायरल कार्बन थे? कोई नहीं। तो वहां पे भी एल्डोस के पास एक एक्स्ट्रा कायरल कार्बन था, एक ही था, लेकिन उसके पास तो कोई था ही नहीं कीटोस के पास, तो एल्डोस के पास एक था। इट मींस aldoses have always 1 extra chiral carbon than ketosis. Do remember this statement. Aldoses have 1 chiral carbon extra than ketosis. Aldoses have 1 chiral carbon extra than ketosis। ये आप यहां से भी कंक्लूड कर सकते हो। ये कीटोस, ये एल्डोस, इसके पास 2 कायरल कार्बन, इसके पास 1 ही कायरल कार्बन। अब हम लेंगे पेंटोस को। क्लास हो रहा है। अब हम लेंगे पेंटोस को। पेंटोस 5 कार्बन का होता है, मोनोसेकेराइड है लेकिन 5 कार्बन। पेंटोस के अंदर हम एक एल्डोस को लेंगे और एक कीटोस को लेंगे। एल्डोस के अंदर हम राइबोस को लेंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CHO, COH, H, COH, H, COH, H 1 2 3 4 एंड CH2OH। ठीक है जी। और कीटोस के अंदर
CH2OH, C double bond O, C, OH and H, OH and H, CH2OH। अब आप देख सकते हो कि पेंटोस के अंदर मैंने एक एल्डोस का एग्जांपल लिया और एक कीटोस का एग्जांपल लिया, स्ट्रक्चर मैंने डाला। इस एल्डोस के अंदर जो कि 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, देखते हैं कि कितने कायरल कार्बन है। क्या ये कायरल कार्बन है? बिल्कुल। यहां से OH के साथ जुड़ा है, H के साथ जुड़ा है, CHO के साथ जुड़ा है और एक बड़ा सा ग्रुप है, ये तो कायरल कार्बन है। क्या ये कायरल कार्बन है? बिल्कुल है। H के साथ, OH के साथ, इस ग्रुप के साथ और यहां से इस ग्रुप के साथ, ये ग्रुप और ये ग्रुप आप देख सकते हो, ये इंटायरली डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इस कार्बन को देखो, H के साथ, OH के साथ, CH2OH के साथ और यहां से एक बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप, ये भी कायरल कार्बन है। तो कितने कायरल कार्बन पेंटोस मोनोसैकेराइड के पास होते हैं, जो कि एक एल्डोस है। यानी पेंटोस के अंदर जो एल्डोस होता है, जिसका एग्जांपल राइबोस है, इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है? 3 कायरल कार्बन। और क्या इसके DNL फॉर्म्स हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। करना क्या है, जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होगा उसको रेफरेंस कार्बन लेके राइट साइड में फंक्शनल ग्रुप है कि लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप है, अकॉर्डिंगली वी कैन राइट डाउन द DNL फॉर्म। लास्ट वाला कायरल कार्बन ये है, फंक्शनल ग्रुप कहां की ओर अटैच्ड है? राइट साइड की ओर। तो डी फॉर्म होगा कि एल फॉर्म? डी फॉर्म। अगर इसकी आपको एल फॉर्म बनानी हो, अगर इसका एल फॉर्म बनाना हो, करना क्या है, CHO, क्योंकि मैं इससे पहले भी बोला था डी एंड एल फॉर्म्स आर द एनंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। हर किसी कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं इनको फ्लिप करो एल फॉर्म में, जो एल फॉर्म में है उनको डी फॉर्म में फ्लिप करो, जो डी फॉर्म में है उनको एल फॉर्म में फ्लिप करो। डी फॉर्म में इस कार्बन पे OH राइट साइड की ओर है, हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, यहां से H। इस कार्बन पे OH यहां, हम लिखेंगे H, यहां OH, और यहां पे HOH। देख सकते हो OH दाएं तरफ था डी फॉर्म में, ये बाएं तरफ है एल फॉर्म में, क्योंकि लास्ट वाले कायरल कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो लेफ्ट साइड की ओर है, सो एल फॉर्म कहलाएगा। ये दो जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और दीज टू आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर और स्पेशली एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। सो ये इसका एग्जांपल है। कितने कायरल कार्बन होते हैं एल्डोस के अंदर, लेकिन कौन सा वाला मोनोसैकेराइड? पेंटोस वाला। 1 2 3, सो इट कंटेन्स 3 कायरल कार्बन। अब इसको देखो, कीटोस के अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हम देख सकते कि 2 बॉन्ड्स के साथ ये सिमिलर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये तो कायरल कार्बन होने से रहा। ये कार्बन यहां से OH के साथ जुड़ा है, H के साथ जुड़ा है, इस ग्रुप के साथ जुड़ा है, यहां से इस ग्रुप के साथ जुड़ा है, ये तो कायरल कार्बन है। ऐसे ही दिस इज ऑल्सो द कायरल कार्बन, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। अब क्या इसके DNL फॉर्म्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लास्ट वाला कायरल कार्बन देखो, फंक्शनल ग्रुप राइट साइड की ओर है, तो ये डी फॉर्म होगा। इसका एल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल इजी है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH। देख सकते हो ये इसका एल फॉर्म हुआ, क्योंकि लास्ट वाले कायरल कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड की ओर है, सो दिस इज द एल फॉर्म। लेकिन इस कीटोस के अंदर कितने कायरल कार्बन है? ये तो नहीं था, ये है कायरल कार्बन, ये है कायरल कार्बन। तो कीटोस के अंदर कितने कायरल कार्बन? 1 2 1 2, हैज 2 कायरल कार्बन। जो मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा था, एल्डोसेस हैव 1 कायरल कार्बन एक्स्ट्रा देन कीटोसिस, यहां से भी आप देख सकते हो कीटोस में कितने हैं? 2। इस एल फॉर्म में देखो या डी फॉर्म में देखो, लेकिन 2 ही है। लेकिन एल्डोस में कितने हैं? 1 2 3, वो ये भी है 1 2 3। तो ये स्टेटमेंट फिर एप्लीकेबल है कि एल्डोसिस के अंदर एक कायरल कार्बन एक्स्ट्रा रहता है देन कीटोस। ठीक है यहां तक। अब हम लेते हैं हेक्सोस को।
हेक्सोस, 6 कार्बन का। एल्डोस के अंदर एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज, और कीटोस के अंदर एग्जाम्पल होगा फ्रुक्टोस। ठीक है जी। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर देखें, एक दो तीन चार पांच, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। 6 कार्बन का सिकल्टन है तभी हेक्सोस है, लेकिन एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है तभी एल्डोस है। तो ग्लूकोज के अंदर देखो कितने कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। अब आप खुद देख सकते हो, यहां से एक ग्रुप, यहां से डिफरेंट ग्रुप, यहां से एक छोटा सा ग्रुप, यहां से एक बहुत बड़ा ग्रुप। तो ये कायरल कार्बन है। क्या ये कार्बन कायरल है? ये भी है। यू कैन इवॉल्वेट फ्रॉम दिस डायग्राम। ये भी है और ये भी है। ग्लूकोज के अंदर फिर कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन। डी फॉर्म है कि एल फॉर्म? लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखो, फंक्शनल ग्रुप राइट साइड की ओर अटैच्ड है, तो डी फॉर्म है। इसका एल फॉर्म बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? ये सी एच ओ, ये सी एच ओ एच, सी ओ एच एच, ये सी एच ओ एच, ये सी एच ओ एच, ये सी एच 2OH, ये भी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, और लास्ट वाले कायरल कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ऑन टू द लेफ्ट साइड, सो एल फॉर्म है। तो ग्लूकोज के अंदर टोटल में कितने कायरल कार्बन है? 4। क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? दिखा सकता है, क्योंकि अगर एक भी होता तब भी दिखाता। इसमें तो 4 है तो सही ढंग से दिखा पाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा सकता है। तो ये हेक्सोस के अंदर हमने एल्डोस को लिया और एग्जाम्पल लिया ग्लूकोज। इसके अंदर 4 कायरल कार्बन है। अब हम फ्रुक्टोज को लेते हैं। फ्रुक्टोज में यहां लिख देता हूं CH2OH, C double bond O. I have to make sure I draw the right structures. CHOH, COHH, COHH, CH2OH. ओके, सो ये फ्रुक्टोज का एग्जाम्पल है। अब आप मुझे बताओ, फ्रुक्टोज चूंकि एक कीटोस है, क्यों कीटोस है? क्योंकि दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है। कितने कायरल कार्बन है इसके अंदर? ये कार्बन तो कायरल कार्बन होने से रहा, क्योंकि 2 बॉन्ड से ये सिमिलर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ये कार्बन तो कायरल कार्बन हो नहीं सकता। ये है कायरल कार्बन, ये भी है कायरल कार्बन, ये भी है कायरल कार्बन, देख सकते हो आप। तो ये फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है, क्या ये डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है? लास्ट वाले कायरल कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ऑन टू द राइट साइड, डी फॉर्म है। टोटल में फ्रुक्टोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3। सो फ्रुक्टोज कंटेन्स 3 कायरल कार्बन। ये डी फॉर्म है। एल फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH H, CH OH, CH OH, CH2OH। लास्ट वाले कायरल कार्बन पे ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द लेफ्ट साइड, सो एल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हेक्सोस। एल्डोस में ग्लूकोज, कीटोस के अंदर फ्रुक्टोस। अब कौन सा मोनोसैकेराइड या कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितने आइसोमर्स दिखा सकता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है। बहुत छोटी सी फॉर्मूला और आसान है निकालना। कैसे? एक कार्बोहाइड्रेट कितने आइसोमर्स दिखा सकता है, स्टीरियो आइसोमर्स दिखा सकता है, उसके लिए फॉर्मूला है 2 raised power n। 2 raised power n, where n is the number of chiral carbon. N is the number of chiral carbon. If somebody asks you a question, glucose can show how many stereoisomers, तो कैसे आप निकाल सकते हो? देखो, अगर आप बनाना चाहते हो, उसमें टाइम लगता है, बनाने में बहुत टाइम लगता है।
लेकिन इस फॉर्मूला से, चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है, आपको निकालना होगा, आपको ये बताना होगा कि कितने बनाता होगा, तो ये फॉर्मूला सही रहता है। 2n where n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ग्लूकोज को हम देखते हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बना सकता है। ग्लूकोज के लिए यहां पे 2n, which implies 2n मीन्स नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन ग्लूकोज के अंदर होता है? 1 2 3 4, जो मैंने यहां लिखा है। सो 2 कितना हो गया? 16। ग्लूकोज जो है ये 16 स्टीरियो आइसोमर्स दिखा सकता है। फ्रुक्टोज कितना दिखा सकता है, कितने आइसोमर्स दिखा सकता है? इसके अंदर भी लिख सकते हैं 2n, which implies 2n। n मीन्स कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3, जो मैंने यहां लिखा है। इट कंटेन्स 3 कायरल कार्बन। 8। फ्रुक्टोज तो 8 ही दिखाता है। ऑल्दो फ्रुक्टोज इज आल्सो ए हेक्सोस, ग्लूकोज इज आल्सो ए हेक्सोस, लेकिन फ्रुक्टोज एक कीटोस है, ग्लूकोज एक एल्डोस है, तो स्टीरियो आइसोमर्स में भी फर्क आता है। ग्लूकोज 16 दिखाएगा, फ्रुक्टोज 8 दिखाएगा। ऐसे आप पेंटोस में भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने राइबोस में बताया। तो कितने कायरल कार्बन है वही लिख लो सुपरस्क्रिप्ट में, और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16। और ऐसे करके आप डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, देखो मैंने यहां पे इनको यहीं रखा ताकि हम एक टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक वी विल टेक दैट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मैं एनेंटियोमर्स पढ़ाने वाला था, तो उसको हम एज अ सेपरेट टॉपिक लेंगे। पूरा स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम एनेंटियोमर्स पढ़ेंगे, डायस्टोमर्स पढ़ेंगे, एपीमर्स, एनोमर्स, सारी चीजें पढ़ेंगे और सही ढंग से समझेंगे कि किस तरीके से ये मोनोसैकेराइड्स डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स दिखा सकते हैं और कौन कौन से टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स दिखा सकते हैं। ठीक है जी, आई होप यहां तक, क्योंकि ये पहला लेक्चर था, तो बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया और समझा कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर डाल सकते हैं और मोनोसैकेराइड्स होते क्या है, DNL फॉर्म क्या होता है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल टेक ऑन द स्टीरियो आइसोमरिज्म। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर किसी जगह किसी को कोई कंफ्यूजन है, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी देयर प्रोवाइडिंग यू द राइट आंसर्स। And last request, as I am used to it, to subscribe the channel if you have not yet, and share it with your friends. I see you in the next video. Till then, take care of yourself.